पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में क्लोन कहा जाता था। हिंद चीन में क्लोन कहा जाता है किसे भैया? तो याद रखिएगा विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसियों को या चीनी नागरिकों को। याद रखिएगा हिंद चीन में जो क्लोन कहा जाता था ना वो फ्रांसीसियों को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो फ्रांसीसियों को। वियतनाम में जो फ्रांसीसी रहते थे उसे क्लोन कहा जाता था। क्वेश्चन उलट के पूछ लेगा कि ये बताइए कि यानी कि फ्रांसीसियों को यानी कि हिंद चीन में क्या कहा जाता था? तो क्लोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो क्लोन कहा जाता था। तो इस चीज़ को पूरा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, तो समझ में आ गया। तो आप बता दीजिएगा ना कि हिंद चीन में फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? तो क्लोन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ को देखते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी थे, मेजनी तो थे ना, काबूर थे, है ना, गैरीबाल्डी। इसे इटली का तलवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इटली का तलवार भी कहा जाता है ना। काबूर था, है ना, एक कूटनीतिज्ञ था, है ना, कूटनीतिज्ञ था। और एक क्या था? ए साहित्यकार, गणतंत्र विचारों का समर्थक था, ठीक है ना। तो इटली के एकीकरण में ये तीनों था लेकिन ए नहीं थे। तो भैया बिस्मार्क कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ए थे जर्मनी के एकीकरण के मसीहा। कहाँ के थे? तो आपसे सवाल पूछ लेगा कि जर्मनी के एकीकरण के मसीहा कौन थे? तो बिस्मार्क थे, ठीक है। इटली के एकीकरण के मसीहा थे मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण के मसीहा थे बिस्मार्क। तो एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है गलत, ठीक है, जिसका नाम है बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में कौन नहीं थे? तो बिस्मार्क नहीं थे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लेखानोव की है, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स की है ना, या तुर्गनेव की है? तो याद रखिएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय। प्यारे बच्चों, ठीक है, फटाफट जो भी बच्चे लाइव नहीं जुड़े हैं लाइव जुड़ जाइए, ठीक है। किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? तो याद रखिएगा विश्वव्यापी आर्थिक संकट। फटाफट आप इसका जवाब दे सकते हैं, फटाफट इसका जवाब दीजिए कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो आया था 1929 में आया था। कब आया था? तो 1929 में आया था। तो 1914 में क्या आया था? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, याद रखिएगा। ये यानी कि एक ऑब्जेक्टिव के साथ हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। एक ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव के साथ हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव की तैयारी। तो 1914 में क्या आया था? तो प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। 1922 में क्या हुआ था? तो याद रखना चौरी चौरा घटना, है ना। क्या हुआ था? तो चौरी चौरा घटना, है ना। 1929 में क्या आया था? तो आर्थिक मंदी, ठीक है ना। 1925 में क्या हुआ था, है ना, याद है ना कि 1925 में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को राज चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, है ना, अशफाक, है ना, उल्ला खान, यानी कि इन्होंने क्या किया था? काकोरी कांड को अंजाम दिया था। तो 1925 में भी घटना हुई थी। तो इस घटना का नाम क्या है भैया? ठीक है, तो आपको हम बता दिए काकोरी कांड, है ना, काकोरी। तो याद रखिएगा। लेकिन हमें सवाल सिर्फ पूछ रहा है आर्थिक मंदी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, 1929। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ मेरा बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार अगर हम पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, है ना, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? कौन है?
ठीक है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, फटाफट आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स मेटकॉफ था। कौन था, तो चार्ल्स मेटकॉफ, याद रखिएगा क्या नाम था, तो चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने है ना कौन सा रास्ता चुना था, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा रास्ता चुना था, तो उन्होंने दांडी यात्रा की थी। गांधी जी ने कौन सी यात्रा की थी, तो दांडी यात्रा की थी। तो एक कब से कब तक चला था, तो दांडी यात्रा है ना 12 मार्च से लेके है ना 6 अप्रैल तक, है ना 6 अप्रैल तक चला था। कितने लोग थे, तो ये भी पूछ सकता है ना, कितने लोग शामिल थे इसमें, तो यानी कि सॉरी इसमें कितने दिन लगे थे, तो 24 दिन लगे थे, है ना 79 लोग। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दांडी नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, तो उन्होंने दांडी यात्रा यानी कि कब से कब तक चला था, तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक चला था। कितने दिन लगे थे, ठीक है, तो 24 दिन लगे थे। ठीक है, चलिए फटाफट एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ सकता, यानी कि ये भी पूछ लेगा कि कब से कब तक चला था, कितने दिन लगे थे, ठीक है, कितने लोग थे, तो सारा हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को याद नहीं करना है, सिर्फ देखते रहना है प्यारे बच्चों। अगर आप देखते रहिएगा तो सारी समस्याएं ही आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1855, ठीक है, 1857, ठीक है, या फिर 1905, ठीक है, या फिर 1911। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट बताइए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, आपसे डेट भी पूछ लेगा कि बंगाल का विभाजन का डेट बताइए, तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन का डेट क्या है। ठीक है, तो आपसे डेट पूछ लेगा, तो याद रखिएगा ये विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर। कब हुआ था, 16 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है ना। इतिहास में इसे बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से, तो बंगभंग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे बंगभंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो वोट डालो शासन करो के लिए इंसान ने क्या किया था, हमें बांट दिया था कई क्षेत्रों में। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, पता है ना आपको। लेकिन बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, डेट भी आपसे पूछ लेगा। तो चलिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, गोल घर का निर्माण कब हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 1757, 1764, 1786, है ना, या फिर 1857। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर 9 का। ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा 1786। कब हुआ था, तो 1786 में हुआ था। क्या करने के लिए किया गया था, आपसे ये सवाल भी पूछेगा, तो अनाज रखने के लिए हुआ था। ठीक है, क्या चीज़ के लिए हुआ था, तो अनाज रखने के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है ना, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, यानी कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ पे है भाई, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में, है ना। याद रखिएगा झारखंड में तो कोयले का भंडार है। क्या चीज़ का भंडार है, तो कोयले का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम था, कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या था, युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मिनिस्ट, है ना, फेस्टो, या फिर बी और सी दोनों। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या होगा फटाफट बताइए, कार्ल मार्क्स के पुस्तक के नाम क्या थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कितनी पुस्तकें लिखी थी। युद्ध और शांति किसने लिखी, दास कैपिटल किसने लिखी, कम्युनिस्ट, है ना, मैनिफेस्टो किसने लिखी, या फिर बी और सी दोनों इसका आंसर होगा। तो याद रखिएगा ये दोनों बी और सी है ना, एक कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आपका, डी हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी दोनों है, बी और सी दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, फटाफट। ठीक है, जो ये बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे जुड़ी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, इससे जो भी समस्या होगी
वो सारा समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट अब हम लेट किए बिना हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहाँ पे है, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज व्यवस्था या कि राज्य विधानसभा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा फटाफट बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज व्यवस्था या फिर राज्य विधानसभा। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, फटाफट बताइए, ए, बी, सी या डी। तो इसका हो जाएगा सी, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है फटाफट। तो प्यारे बच्चों, इस सबको याद रखिएगा, थोड़ा ऑब्जेक्टिव आपको देखते जाइएगा कि आगे आपको परेशानी ना हो। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 2 साल, बच्चा भी इसका जवाब बता देगा, बच्चा भी इसका जवाब बता देगा। ठीक है, कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है प्यारे बच्चों, तो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राजनीतिक यानी कि दलों का चुनाव कौन आवंटित करता है, यानी कि भारत में राजनीतिक यहाँ पे दलों होगा का चुनाव कौन आवंटित करता है, दल का नेता करता है ना, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया, भारत का संविधान। ठीक है, भारत सरकार या चुनाव आयोग। ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है, भारत का संविधान या चुनाव आयोग। ठीक है, ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 14 नंबर का फटाफट, तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, कौन करता है, तो चुनाव आयोग करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 है ना, 9 नवंबर 2000 या फिर 15 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2001। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है फटाफट बताइए, तो 15 नवंबर 2001 को हुआ था। कब हुआ था, बिहार झारखंड अलग हो गए थे 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को हुए थे अलग। कब हुए थे, 15 नवंबर 2000 को। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी है ना भाषाओं को स्थान दिया गया है। ठीक है, फटाफट 21 है, 22 है, 18 या 20 है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 नंबर। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कितनी भाषाओं को, तो 22, यानी कि आपने पढ़ा होगा कहीं पे ना कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो 22 भाषाओं को, कितनी, तो 22 भाषाओं को। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फटाफट बिना लेट के हुए क्वेश्चन नंबर, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 17 नंबर क्या है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघीय यानी अध्यक्षीय, संघीय, संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय या एकात्मक या संघीय, तो किस तरह की शासन प्रणाली है, फटाफट आप जवाब दीजिए। 17 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आप बताइए प्यारे बच्चों, 17 का क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा संघीय और संसदीय। क्या हो जाएगा, संघीय और संसदीय। ठीक है, 17 का बी आपका हो जाएगा, संघीय और संसदीय। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको देखते जाना है। ठीक है, बाद बाकी समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, यानी कि भारत में पहला जो नगर निगम है कहाँ बना था, तो ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, 18 नंबर। ठीक है, अब बताइए कि कहाँ बना था, पटना में बना था, मद्रास में बना था, नागपुर में बना था या बम्बई में बना था। 18 नंबर फटाफट बताइए कहाँ बना था, तो याद रखिएगा इसका जवाब हो जाएगा बी, मद्रास में बना था। कहाँ बना था, तो मद्रास में बना था। ठीक है, याद रखिएगा इसका जवाब। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्या है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, भारत में मतदाता की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो बच्चा भी इसका जवाब दे देगा कि 19 नंबर का आंसर कितना होगा, यानी कि कितना होगा, फटाफट बताइए कितना होगा, 18 वर्ष। कितना होगा, तो 18 वर्ष। ठीक है,
फटाफट। चलिए 1 मिनट पानी थोड़ा हम पी लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है फटाफट। ठीक है, चलिए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? आपने इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा है ना कि राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण, है ना। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो भैया राजनीतिक दल होते कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा राजनीतिक दल होते कौन है। तो याद रखिएगा कि राजनीतिक दल वे लोग होते हैं जिसे, यानी कि जो लोग चुनाव जीत के, है ना, जो आते हैं और देश को चलाते हैं, वो कौन से दल होते हैं? तो राजनीतिक दल होते हैं। तो इसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राजनीतिक दल के बिना क्या देश को चलाया जा सकता है? तो देखिए हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें हम नेताओं को चुनते हैं। ठीक है, और वही हमारे देश को चलाते हैं, यानी कि उसके बिना तो ये संभव है नहीं। तो राजनीतिक दल को इसीलिए क्योंकि जनता के समस्याओं का समाधान कौन करता है? तो राजनीतिक दल ही करता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि राजनीतिक दल है कौन है? तो राजनीतिक दल। बात समझे कि नहीं कि लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है चीज़ों को समझना। ठीक है, आप समझते जाइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रवि फसल है? निम्नलिखित में कौन रवि फसल है? तो ये तो बच्चा ही बता देगा कि भैया इसमें कौन सा रवि फसल है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। बताइए, ज्वार है, जूट है, धान है, फिर गेहूँ है। फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें जो रवि फसल है, ठीक है, गेहूँ है। कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। अब मार्च अप्रैल में क्या की जाती है? मार्च अप्रैल में इसे काट ली जाती है। ठीक है, ये मेरा रवि फसल हो गया। कौन सा फसल हो गया? ये रवि हो गया। और धान जो हो गया कौन सा फसल हो गया? तो एक खरीफ फसल हो गया। ठीक है, तो मेरा आंसर सी होगा। ठीक है, मेरा आंसर क्या होगा? सी। तो निम्नलिखित में कौन रवि फसल है? तो याद रहेगा कौन सा रवि फसल है? तो गेहूं है जो क्या है? रवि फसल है। ठीक है, और धान कौन सी फसल है? तो धान खरीफ फसल है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है ना। पूर्व यानी कि मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फटाफट इसका जवाब दीजिए। कोलकाता, नई दिल्ली, हाजीपुर या मुंबई। ठीक है, 22 नंबर का जवाब क्या होगा? ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब कहाँ हो जाएगा? तो हाजीपुर, है ना। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन है। गंगा को, कोसी को, गंडक को या फिर सोन नदी को। ठीक है, यानी कि शोक नदी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बिहार का शोक नदी यानी कि फटाफट इसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो कोसी को कहा जाता है शोक नदी। किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, निम्नलिखित खनिजों में, है ना, कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइट, अब्रक, लौह अयस्क या तांबा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा, अब्रक हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा या तांबा हो जाएगा? तो 24 नंबर का जवाब फटाफट बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका अब्रक। क्या हो जाएगा? अब्रक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जितने हैं ना आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो बार बार परीक्षा में आते हैं, इसीलिए इस सारे को देखिए ध्यान से। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कृषि पे आधारित नहीं है? निम्नलिखित में कौन कृषि पे आधारित नहीं है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग या सीमेंट उद्योग। यानी कि वो कौन सा उद्योग है जो कृषि पे आधारित नहीं है?
तो बताइए कृषि पे, तो देखिए चीनी उद्योग कृषि पे आधारित है, कागज भी है, वस्त्र भी है, लेकिन एक सीमेंट उद्योग है जो कृषि से संबंधित नहीं है। चूना पत्थर इसमें चाहिए, तो इधर चूना पत्थर को तो हम खेत में नहीं ना उपजा सकते हैं। तो याद रखिएगा ये उद्योग जो है एक कृषि पे आधारित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो चीनी उद्योग ये तो कृषि से संबंधित है ना। उसके बाद क्या है, कागज उद्योग क्या चीज़ से संबंधित है, तो यानी कि ये भी कृषि से। वस्त्र उद्योग एक क्या चीज़ से, तो ये भी जो है ना कृषि से, लेकिन सीमेंट उद्योग जो है कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फटाफट, चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लॉ एस्क है ना, लॉ एस्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉ एस्क क्या है, तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय है, जैव है या है ना मानवकृत संसाधन है। तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय। ठीक है, तो लॉ का मतलब क्या होता है भैया, जिसमें लोहा की मात्रा हो, लोहा ही है। ठीक है, उसे हम लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय हो जाएगा भैया। लोहा एक बार खत्म होने के बाद दोबारा तो वो आता नहीं है ना, तो कौन सा संसाधन हो गया, तो अनवीकरणीय। ठीक है, लॉ कौन सा है, तो अनवीकरणीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं बिना लेट किए। हमें बहुत है, 80 क्वेश्चन को आज टारगेट करना है, और मैं एक चीज़ का गारंटी देता हूं कि इससे 20 क्वेश्चन 110% हम गारंटी लेते हैं कि एग्जाम में आएगा, तो आएगा एकदम जरूर पूछेगा 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ या चूना पत्थर के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जटिल क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा 27 नंबर का, फटाफट आप बताइए। ठीक है, तो खनिज तेल के साथ होगा, इसका क्या होगा, खनिज तेल के साथ। ठीक है, प्राकृतिक गैस तो कोयला, अब किसके साथ, तो खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ठीक है, चलिए 27 का जवाब पता चल गया। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है, निम्नलिखित में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। बहुत बार आप पढ़े होंगे और इसका जवाब भी बहुत अच्छा से आप दे दीजिएगा। ठीक है, तारापुर, कल्पक्कम, ठीक है, नरौरा, गएगा। ठीक है, क्या होगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या होगा। प्यारे बच्चों आप लोग जवाब दीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, तो तारापुर, कल्पक्कम है ना, और क्या है, नरौरा है या कहेगा है, क्या है ना। ठीक है, तो फटाफट तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, फटाफट बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा तारापुर। क्या हो जाएगा, तारापुर। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है। निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है ना। जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लॉ इस्पात